शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की आपकी कक्षाएं चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को देख लिया था। ठीक है, हमने आपको वर्णमाला, संधि, उसके बाद हमने आपको भाषा का परिचय कराया था, विभिन्न प्रकार की बोलियों के विषय में बताया था, लिपियों के विषय में बताया था, साथ ही साथ भारत में संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं की गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सारे पार्टों को देख लीजिएगा, एक क्रम से वहाँ सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वर्णमाला और संधि के बाद हमारा अगला टॉपिक चल रहा था रस का। ठीक है, इसका एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो रस से संबंधित पहला पार्ट देख लीजिएगा, वो बेसिक पार्ट है, उसे आपको देखना आवश्यक है। ठीक है, देखिए, इसके पहले पार्ट में जो हमने चर्चाएं की थी, हमने बताया था कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, कि मैंने ये भी बताया आपको कि अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या उसकी अनुभूति कर रहे हैं तो आपके मन में उस काव्य के विषय वस्तु से संबंधित एक रस का उत्पन्न होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कृष्ण की बाल लीलाओं का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे माँ और बेटे का क्या है, प्रेम की भावना है, तो वहां वात्सल्य रस होता है। तो रस क्या होता है, इससे आनंद की अनुभूति होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, ये काव्यों को या आगे आप पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखकर भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ तैतरीय उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, भरत मुनि की, आचार्य भरत मुनि की एक पुस्तक नाट्य शास्त्र है जिसमें रस का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें इन्होंने बताया था कि रस 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने उन 8 प्रकारों को भी आपको लिखवा दिया था। मैंने बताया था कि रस जो भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस हैं, उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, उसके बाद रौद्र के बाद मैंने आपको अद्भुत, विभत्स, वीर और भयानक रसों की चर्चाएं की थी। ठीक है, तो ये 8 रसों के बाद अब आपका जो अगला पार्ट इसमें आता है, तो रसों का जो तत्व है, अवयव जिन्हें आप कह सकते हैं, उन सारी चीजों की चर्चाएं की गई। मतलब मैंने आपको देख के एक फार्मूला भी बताया था कि जो ये 8 प्रकार के रस हैं, इनकी उत्पत्ति जो हुई है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इसका मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव से ही इन सारे 8 रसों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो भरत मुनि जी के अनुसार है। इन्होंने रसों को 8 भेद में बताया है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था, ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी नाटक मंचन में या किसी भी क्रिया के पूर्व आप शांत रहते हैं, उसके शांत रहने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं और क्रियाएं करते हैं। तो वहां से जब आप क्रियाएं करेंगे तभी तो रस की उत्पत्ति होगी। इसीलिए इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना था। ठीक है, ये सारी चर्चाएं आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो 8 प्रकार के रसों तक का हमने वर्णन देख लिया था। हमने जो सूत्र आपको बताया था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से जो रस की उत्पत्ति हुई है, अब उन्हीं आपको अवयव और तत्वों को देखना है। ठीक है, इस पार्ट में आपको देखना है रस के अवयव, तत्व या अंग। अगर आपसे पूछ दे रस के अवयव कौन से हैं, यही आप बताएंगे। रस के तत्व पूछ दे तो भी यही बताएंगे, और अंग पूछ दे तो भी यही बताएंगे। ठीक है, ये आप आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, एक चीज और मैं बता दूं, भरत मुनि जी ने अस्थाई भाव की चर्चा तो नहीं की थी, लेकिन अब इनकी जो पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, इसमें अस्थाई भाव का वर्णन है। ठीक है, इसलिए हमने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के साथ अस्थाई भाव को भी रखा है। ठीक है, हालांकि इनके फार्मूले में अस्थाई भाव का जिक्र नहीं था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इन तीनों का ही जिक्र था, लेकिन अस्थाई भाव इनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इनका जिक्र है, भले ही भरत मुनि ने न किया हो। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक होगा रस के अवयव या तत्व या अंग। ठीक है, इनके 4 अंग होते हैं, मैंने बताया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा, व्यभिचारी भाव को ही क्या कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम है। उसके बाद अस्थाई भाव। अब इन
चारों में आपको क्रम करके एक एक को देखना है। विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है और अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, व्यभिचारी के आगे आप ऐसे करके संचारी भाव भी लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों एक ही है, ऐसा ना हो कि आप शब्द में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब देखिए विभाव भी दो प्रकार का है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव में भी दो है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। और अनुभाव में है कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार है। ठीक है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार, मतलब जब आपको एक एक करके बताया जाएगा तो उसमें आप विभाव को इन दो रूपों में देखेंगे, अनुभाव को कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार में देखेंगे। उसके बाद व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, उसके बाद अस्थाई भाव को देखेंगे। ठीक है, तो रस के अवयव और अंक को अपनी कॉपी पर आप लिख लीजिएगा। आइए अब एक एक की शुरुआत करते हैं कि विभाव क्या होता है। देखिए विभाव हमने बताया कि आरंभ में जब मैंने आपको रस को सामान्य परिचय कराया था तो मैंने कहा था कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या उसकी अनुभूति कर रहे हैं तो आपके मन में क्या होगा, रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन रस आता कहाँ है, किसी न किसी भाव से उत्पत्ति होता है। तो काव्य को पढ़ने पर आपके मन में जो भाव आता है वही होता है विभाव। जैसे आप कृष्ण के बाल रूप का अगर वर्णन पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के काव्यों में से, तो आपको क्या होगा, एक भाव उत्पन्न होगा, वो होगा प्रेम का भाव। उससे आपको वात्सल्य रस की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाल रूप है तो वात्सल्य रस में जाएगा। ठीक है, तो काव्य को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि काव्य को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव भी दो प्रकार से मैंने बताया था, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है, जिसके सहारे से आपके मन में अस्थाई भाव आ रहा है वह आलम्बन विभाव है। ठीक है, जिसके सहारे से आपके मन में अस्थाई भाव आ रहा है वह क्या है, आलम्बन विभाव। जैसे नायक और नायिका, अगर नायक और नायिकाओं की बात की जाए तो आलम्बन विभाव को समझने के लिए आपको इसके प्रकार को देखना पड़ेगा। जैसे आश्रयालंबन और विषयालंबन, इसके क्या है, दो प्रकार हैं। ठीक, अब आप अगर इस उदाहरण को लेके चलेंगे तो आश्रयालंबन क्या है, नायक के मन में नायिका के प्रति जो भाव आ रहा है तो वो क्या है, आश्रय के लंबन है। मतलब इसमें आश्रयालंबन कौन सा होगा, नायक होगा। ठीक है, और विषयालंबन जिसके प्रति भाव आ रहा है, किसके प्रति भाव आ रहा है, नायिका के प्रति आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सरल शब्दों में लिख दिया है, आपके मन में अपनी प्रेमिका के प्रति रति का भाव जगना अपने आप में क्या है, आश्रय है। मतलब आप क्या है, आश्रय है। लेकिन आपके अंदर जो भाव आ रहा है किसके लिए आ रहा है, तो इनके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, विषयालंबन है। ठीक है, ये क्या है, विषयालंबन है। तो आलम्बन विभाव का आपको समझना बस इतना है कि जिसका सहारा पाकर मन में क्या हो, अस्थाई भाव जागृत हो जाए, वह होता है आलम्बन विभाव। ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। देखिए विभाव का दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या है, जैसे यदि किसी परिस्थिति को देखकर या वस्तु को देखकर आपके मन का जो अस्थाई भाव है वो तीव्र हो जाए तो वहां पे उद्दीपन विभाव होता है। जैसे आप किसी एकांत स्थल को देखते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की घाटियों वगैरह में आप टहलने वाले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपके जो मन का अस्थाई भाव है तीव्रता आ जाती है, उसमें बहुत मनोहरम दृश्य देखते हैं आप। या जैसे चांदनी हो गई, जैसे कोकिल हो गया, या आप नायक और नायिका की चेष्टाएं देखते हैं, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका अस्थाई भाव क्या होता है, तीव्र हो जाता है। विभिन्न प्रकार की मूवियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर आपके मन में क्या होती है, जो भाव होता है उसमें उतार चढ़ाव होने लगता है। तो वह क्या है, उद्दीपक विभाव। वो क्या है, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या था, किसी का सहारा पाके उद्दीपित होने वाला विभाव, वो था आलम्बन विभाव। जैसे नायक को देखकर नायिका या नायिका को देखकर नायक, नायक के अंदर जो अस्थाई भाव आता है वो आलम्बन विभाव होता है। ठीक है, और परिस्थितियों के अनुसार या किसी वस्तु को देखकर आपके मन का अस्थाई भाव जो उग्र हो जाता है या तीव्र हो जाता है, वहां पे उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरणों को लिख दिया है। एकांत स्थल, चांदनी, नायक नायिका की चेष्टाएं, समान तौर पे समझिए, जैसे आप मूवी वगैरह में देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखते हैं, वहां आपके क्या होते हैं, अस्थाई भाव में तीव्रता आ जाती है। तो ये था आपका पहला प्रकार, रस के अवयव या अंग में विभाव। ठीक है, जिसे हमने पूर्णतः देखा है। विभाव को दो प्रकार से देखा, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में भी हमने आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। देखिए आलम्बन विभाव को समझने के लिए आपको आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन विभाव को समझना होगा। जैसे कि मैंने एक सरल शब्दों में लिख दिया था, आप उसे पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आलम्बन विभाव के बाद दूसरा है अब अनुभाव, जिसे हम कल के पार्ट में देखेंगे। इन सारी चीजों को आप फिर से पढ़िएगा, इसके पहले वाले पार्ट को पढ़िएगा, तभी आपको रस अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी
हालांकि रस के प्रकारों का भी यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई है, उसके अस्थायी भाव की भी नहीं शुरुआत हुई, ये केवल आपको आधार बताए जा रहे हैं। जहाँ से अधिकतर प्रश्न आते हैं तो कौन सा रस है यही सब पूछे जाते हैं, या अस्थायी भाव क्या होता है, या भरत मुनि से जुड़े विभिन्न प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आने की संभावनाएं रहती है, इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना।